नमस्कार साथियों, मैं सुरेश खरोल स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने संधि के बारे में बताना चाहता हूं। संधि होती क्या है, संधि आई कहां से, संधि का निर्माण कैसे हुआ, ये सब समस्याएं आज तक बनी हुई है। छोटे बच्चों को समझ में आता नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि संधि के बाद हमारे कुछ भी समझ में आई नहीं। तो आज वो सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान मैं आपको इस वीडियो में कर दूंगा। संधि दो देशों के बीच में भी होती है। दो देशों के बीच में संधि का मतलब उनका मिलना जुलना, उनके बीच में जो भी वाद विवाद जो भी है वो सारे खत्म हो जाते हैं। हम यहाँ पर जो संधि करेंगे वो दो देशों की नहीं है संधि, वो है दो वर्णों की संधि है, दो शब्दों की संधि है। तो आज हम संधि का परिचय देते हैं। संधि होती क्या है, संधि का मतलब जुड़ना, चिपकना, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले अपन परिभाषा के ऊपर आ जाते हैं। संधि व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। विकार का मतलब दोष, कोई कमी, वो विकार कहलाता है। यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धनालय, विद्यालय। अब यहां पर अपन को नोट करने वाली दो बात है, दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित। दो वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? जो अत्यधिक निकट होने हैं, जो अत्यधिक निकट। अब यहां पर इसने दो दे रखा है, विद्या, धन, आलय। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि विद्या, धन, आलय में वर्ण होते कैसे हैं पास में। ये देखो लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। विद्या, धन, आलय, ये बन गया। क्योंकि जब तक अपन को यह पता नहीं होगा कि वर्ण मिलते कैसे हैं तो संधि समझ में आएगी नहीं। संधि की सबसे सटीक जो परिभाषा होती है, समझना, आसानी से समझना होता है, तो सबसे ज्यादा होता है अभ्यास। जब तक अपन लोग उनके उदाहरणों का अभ्यास नहीं करेंगे तो संधि करना, संधि विच्छेद करना टेढ़ा काम है। अब यहां पर अपन कहते हैं ये विद्या भी शब्द है, आलय भी शब्द है। अब विद्या के अंदर सबसे नजदीक जो वर्ण है, जो धनादेश से पहले यहां पर जो वर्ण बन रहा है वो है आ। बच्चों ध्यान से देखना। फिर उसके बाद में ये आ। अपन को सिर्फ इन दो वर्णों को ही ढूंढना है। संधि करते समय विशेष तौर से स्पष्ट एक ही बात का ध्यान रखना है कि पूरा, चाहे वर्ड पूरा एक लाइन का क्यों ना हो, अपन को किसको ढूंढना है? उन दो वर्णों को ढूंढना है जिनमें अपन को संधि करनी है। और अब हमें यहां पर दो वर्ण मिल गए। अब विद्या में इस धा का भी हमें कोई मतलब नहीं है, लय का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन इनकी संधि हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये इतने दूर है, ये इतने दूर है, इनकी संधि कभी नहीं हो सकती। संधि होगी सबसे पास वाले वर्णों की, जो सबसे पास है, निकटतम है, उनके बीच में किसी दूसरे का व्यवधान नहीं है। क्योंकि यहां पर दे रखा है कि दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित। व्यवधान का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर दो वर्ण ऐसे आ गए अपने पास में, आ और आ। इनके बीच में कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई दूसरा वर्ण आता ही नहीं है। अब अपन लोग क्या करेंगे? आ को और आ को दोनों को मिलाएंगे और इसको अपन लोग भूल जाएंगे कि आ और आ नाम की कोई चीज पहले थी हमारे पास। इनको भूल जाएंगे और इनके स्थान पर एक नया परिवर्तन करेंगे। यहां पर देखो विकार आ गया, यह परिवर्तन होगा। विकार को यहां पर परिवर्तन भी होता है, अर्थात ये दो आपस में मिलकर के, जब दो देश मिलते हैं आपस में तो उनके बीच में भी परिवर्तन होता है। पहले वाला जो भी उनका वैमनस्य होता है वो खत्म हो जाता है, नई संधियां करते हैं, नए आयात निर्यात करते हैं। उसी तरीके से संधि के अंदर भी वही रूल कायम होता है भाई। अब देखो आ और आ को हम लोगों ने खत्म कर दिया यहां से, और इन दोनों के स्थान पर नया वर्ण आ गया हमारे पास आ। अर्थात अब संधि में जो नया वर्ण या जो नया विकार या जो नया परिवर्तन आया वो हमारे पास आ आया है। अब अपन लोग यहां पर संधि करेंगे। पहले जो अपन लोगों ने दिखा था वो देखो विद्या, ये था, धन, आलय। हमने यहां से आ और आ को निकाला, यहां से आ को निकाला, यहां से आ को निकाला, तो यहां पीछे क्या बचा? वी, ये बचा, और धन, ल और य। अब ये कंडीशन हमारे यहां पर आ गई। अब अपन लोगों को क्या करना है? इस आ को, क्योंकि यहां पर इन दोनों की जगह से
हमें एक नया वर्ण जो प्राप्त हुआ वो था आ। अब ये आ क्या करेगा, इस य में मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, वि द्या और धन लय। अब वापस इसको लय को भी मिला दो तो क्या बन जाएगा, वि द्या ल य, ये विद्यालय। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था जो संधि को समझाने के लिए स्टार्टिंग में इसमें दे रखा था। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये संधि होती कैसे है, बीच में कौन सा वर्ण आता है, इसकी परिभाषा में दे रखा था। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं वो समझ में नहीं आता कि ये परिभाषा है क्या, उन्हें रटते हैं। रटने से अच्छा ये है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये देखो ये एक वर्ण विधि है। वर्ण विधि का मतलब हमने क्या किया, इन वर्णों को ही तो चेंजिंग किया था। ये एक वर्ण विधि है, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर, दो पद हो सकते हैं, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। अब यहां पर कह रहा है दो वर्णों के परस्पर, इन पदों के अंदर जो वर्ण थे ये दो वर्ण थे व्यवधान रहित, इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं था। सामीप्य अर्थात इनकी जो निकटता थी, दोनों की निकटता, अर्थात संहिता, संहिता का मतलब जुड़ना हो गया, चिपकना हो गया, में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है, दोनों को जुड़ने और मिलने से जो आ की जो उत्पत्ति होती है वही संधि कहती है, उसे ही संधि कहते हैं। इसके अलावा संधि की कोई दो परिभाषा नहीं है। सीधी परिभाषा यदि दो तो ये भी है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यदि कोई बच्चा इतनी सारी बड़ी परिभाषा याद नहीं रख सकता है तो सिर्फ यह संधि याद रख लो कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्ण जब मिलते हैं, मेल का मतलब यहां पर मिलाप होता है, अर्थात दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो संधि कहलाती है। अब अपन को ये पता चल गया संधि होती क्या है, दो वर्णों के मेल कैसे होते हैं, उनके बीच में परिवर्तन कैसे होते हैं, विकार कैसे होते हैं। अब अपन चलते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं, व्यंजन संधि क्यों कहते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भगवान शिव ने डमरू बजाया था, तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव के डमरू से जो आवाज निकली उनको एक सूत्र में बांध दिया था जिसे महेश्वर सूत्र कहते हैं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब महेश्वर सूत्र कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूं। महेश्वर सूत्र 14 सूत्र थे जो अ से शुरू होते हैं। अयुण, रीलिक, एवंग, एवच, हयवरट, लण, यमंगनम, जबय, गर्दश, जब गर्दश, कप छटत, कपय, तस, हल। अब देखो अयुण ये पहला इनका सूत्र था। फिर रील रिक, एवंग, एवच, हयोरट, लण, यमंगनम, जबय, गर्दश, जब गर्दश, कप छटत चटतो, कपय, सस, हल। ये 14 महेश्वर सूत्र है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि अच संधि, पहले हमने लिखा था स्वर संधि, ये हो गया स्वर, इसका नाम साथ में आया था अच। ये अच है ही क्या। दूसरी संधि व्यंजन संधि, जिसको हमने कहा था ये हल है।
व्यंजन नाम हमने खूब सुना, स्वर खूब सुना, अच नया आया है कि अच है क्या, हल नया आया है, हल है क्या। अच और हल संस्कृत के ही उठाए हुए वर्ण हैं। मयसु सूत्र से इनका निर्माण होता है। अच को हम प्रत्याहार कहते हैं, हल को प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात अच से जो प्रत्याहार से जो संधि बनती है वो स्वर संधि कहलाती है। अब अच का मतलब देखो, अ से शुरू करना है अपन को, ध्यान से देख लेना। पीछे जो न आ रखा है इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। जो जो हलंत दे रखे हैं इनकी गिनती अपन को सूत्र बनाने में नहीं की जाती है। संस्कृत के जितने भी सूत्र हैं उनमें हलंत वाले जो 14 महेश्वर सूत्र के अंदर जो अंतिम जो वर्ण होते हैं उनकी गिनती नहीं होती है। ये मात्र सूत्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। अब अपन अच को समझते हैं। अ से लेकर के च तक जितने भी वर्ण आते हैं अपन ढूंढते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। यहां पर देखो अ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अ, ध्यान दो आगे ऊपर देखो, ई, फिर उ, ण को लिखना है नहीं, फिर आगे आता है री, फिर री, क को लिखना नहीं है, फिर आता है ए, ओ, ग को लिखना नहीं है, फिर आता है ए, फिर आता है औ, च को लिखना नहीं है। तो यहां से लेकर के अ से लेकर के च तक जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें अच संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अच संधि? हम तो स्वर संधि कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अ क्या है? स्वर है। ई क्या है? स्वर है। उ क्या है? स्वर है। री भी स्वर है, ली भी स्वर है, ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ऐ भी स्वर है, औ भी स्वर है। इसका मतलब सारे जब स्वर है तो ये भी क्या हुई? स्वर संधि हुई। ये भी क्या है? स्वर संधि ही है। फिर आता है हल। ऐसे कैसे आपको ये भी उठाना है हल। देखो च तक तो स्वर हो गए, च के बाद में हयोरेट लर्ण से शुरू होता है, यहां ह से शुरू होता है। अब देखो ह ले लिया, फिर य, फिर व, फिर र, फिर ल, फिर य, फिर म, फिर ग, फिर ण, फिर न, फिर ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, स को लेना नहीं है, ख, ख, च, ट, त, व को नहीं लेना है, व को लेना नहीं है। फिर उसके बाद में आ गया क, फिर स, स और अ। ह से लेकर के ल तक महेश्वर सूत्र के अंदर जो सूत्र है, 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक हमारे पास में ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? व्यंजन वर्ण आ रहे हैं। इसमें एक भी स्वर वर्ण नहीं है। इसीलिए संस्कृत के अंदर व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। अब बच्चों देखो, आपके ये भी समझ में आ गया कि संधि कहते हैं किसे? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर संधि के अंदर उसके भेद हो गए, 3 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि जिसको संस्कृत में अच कहा जाता है। अच कहने के कारण ये महेश्वर सूत्र थे। महेश्वर सूत्र में पहले से लेकर के जो 4थे सूत्र तक अच के सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए उसे स्वर संधि कहा जाता है। फिर दूसरा था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हल का निर्माण होता है। हल के अंदर सारे के सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, इसीलिए उसे हल संधि कहा जाता है। यह एक सामान्य परिचय था, ज्यादा गहरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं कि अच क्यों कहते हैं, हल क्यों कहते हैं, ज्यादातर आपको कोई बताता नहीं है। कह देते हैं कहते हैं क्या इसमें, कहते हैं क्या इसमें, नहीं ऐसे नहीं कहते हैं। इसके पीछे महेश्वर सूत्र काम करते हैं। संधि पूरी की पूरी महेश्वर सूत्र के ऊपर ही निर्भर है। यदि किसी को ये 14 महेश्वर सूत्र आते हैं तो आपके संधि में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सारी की सारी संधि आपके समझ में आ जाएगी। आज हम यहाँ पर
स्वर संधि के बारे में विचार करेंगे, अच संधि के बारे में पढ़ेंगे। अच संधि लोगों के कम समझ में आती है, पता नहीं क्यों समझ में कम आती है। तो उसका कारण यह है कि वो अभ्यास नहीं करते हैं। कुछ रूल, कुछ नियम आसानी से उनके समझ में नहीं आते। जैसे अभी अपन लोगों ने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि की परिभाषा में इतनी सारी लंबी चौड़ी संधि की परिभाषा किताबों में दे रखी है। अब होता क्या है, सिर्फ एक तो लाइन की परिभाषा थी उसकी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और हम सारी की सारी रटेंगे और रटी हुई चीज इधर उधर चली जाती हैं। इसीलिए हम कहीं ना कहीं वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं और हमेशा संधि के जो भी उदाहरण है गलत करके आ जाते हैं। अब अपन ज्यादा यहाँ पर फोकस देंगे उदाहरण के ऊपर, क्योंकि नियम वगैरह कोई बड़ी बात नहीं। नियम में आपको मात्र 5 मिनट में पूरी संधि के नियम याद करवा दूंगा। तो नियम से ज्यादा अभ्यास जरूरी है। जितने ज्यादा उदाहरण करोगे, और उदाहरण के अंदर भी आपको जैसे मैंने तोड़ के बताया था, हर वर्ण को तोड़ोगे। हर वर्ण के अंदर मुख्य रूप से 2 वर्ण हमारे पास होते हैं। पहला वर्ण जो धनादेश से पूर्व होता है और दूसरा वर्ण धनादेश से पर वाली कंडीशन में होता है। क्योंकि वही वर्ण ऐसे होते हैं जहां पर संधि होती है, 2 वर्णों की संधि होती है। उन वर्णों को यदि अपन लोगों ने तोड़ना और जोड़ना यदि सीख लिया तो संधि युक्त करना और संधि विच्छेद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर लोगे। 4-5 नंबर की हमेशा संधि आती है, छठी से लेकर के अब स्नातक तक कंपटीशन लो, चाहे कहीं पे पूरी जिंदगी भर चलने वाली ये संधि है। इसीलिए इस संधि को ध्यान से समझना। हम सबसे पहले स्वर संधि के ऊपर आएंगे कि स्वर संधि होती क्या है। स्वरों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। स्वर होते कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये मुख्य रूप से स्वर होते हैं। फिर इसका दीर्घादेश और ह्रस्वादेश हो जाता है। सबसे पहले स्वर संधि, 2 स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्ण, अब स्वर संधि के अंदर एक रूल ध्यान रख लेना, धनादेश से पूर्व हो या बाद में अपन के पास में कोई व्यंजन वर्ण तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली स्वर ही होना चाहिए। यदि स्वर आएगा तो ही वो स्वर संधि है, यदि व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि है, बीच में 2 बिंदी आ गई तो वो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो स्वर संधि की इसने परिभाषा दे रखी है कि 2 स्वर वर्ण, बाकी वाली छोड़ो, अपन को सिर्फ इन बातों पर ध्यान रखा है कि 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार, छोड़ो कोई मतलब नहीं है, कारण प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इतना सा याद रखना, जैसे 2 वर्णों के मिलने को स्वर संधि कहते हैं, वैसे ही 2 स्वर वर्णों के मिलने को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि भी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन लोग स्वर संधि के भेदों में दीर्घ संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि कहती है कि अक वर्णीय दीर्घ, अक के स्थान पर अक के बाद में श वर्ण, मतलब यही वर्ण आ जाए। अक के बाद में यदि अक आता है तो वो अक दीर्घ में बदल जाता है। ये महिषु सूत्र के ऊपर डिपेंड करती है, उसके अंदर अपन लोग बता देंगे कि अक का मतलब क्या होता है। ये रे, अक का मतलब होता है अ से लेकर के क तक, अ, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर होते हैं। इनके बाद में यदि उसी जाति का यदि स्वर आ जाए तो अक श्रवण दीर्घ का मतलब होता है अक के स्थान पर उसका दीर्घादेश हो जाता है। और दीर्घादेश अपन को पता है कि दीर्घादेश होता क्या है। दीर्घादेश का मतलब होता है बड़ा। अ का दीर्घादेश आ होता है, ई का बड़ी होता है, उ का बड़ा उ होता है। इसी तरीके से देखो दीर्घ संधि करते हैं। यदि ऋषु या दीर्घ अ, ऋषु या दीर्घ, ऋषु या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वरों के बाद ऋषु या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर के आ, ई, उ तथा री आदेश हो जाता है। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात वो है, इसने एक वर्ड काम में लिया है दोनों मिलकर के। बच्चों इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं इस पर हाईलाइट कर रहा हूं, हर कोई बात आपको बताएगा नहीं। दोनों मिलकर के यही मुख्य बिंदु है। यहां पर संधि करते समय दोनों मिलने वाले वर्ण को ध्यान में रखना है। यदि यह नहीं समझ पाए तो संधि गलत हो जाएगी। रटी हुई चीज है रमेश, रमाईश, वो अलग बात है, लेकिन संधि यदि सही ढंग से सीखनी है तो इन 2 बातों पर ध्यान देना है, दोनों मिलकर के। अब मैं थोड़ा इसकी परिभाषा है वो विस्तार से यहां लिख रहा हूं, समझने लायक, आपके समझ में आ जाए इसलिए, क्योंकि ऐसे तो याद करोगे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर धनादेश ले लेते हैं, मान लो दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं।
धनादेश से पहले की कंडीशन क्या बता रहा है ये? ऋस्व या दीर्घ। ऋस्व या दीर्घ का मतलब दीर्घ यानी बड़ी और ऋस्व यानी छोटी दोनों के। अब यहां पर आ ले लो, ई बड़ी ले लो, ऊ ले लो, बड़ा ऊ ले लो और री ले लो। ये सब धनादेश से पहले की कंडीशन है भाई। धनादेश से पूर्व ये होनी चाहिए और इसके बाद में भी क्या होनी चाहिए? समान जाति का स्वर होना चाहिए। दीर्घ संधि यही कहती है कि समान जाति। जाति का मतलब जो जानते हो, गाय की जाति गाय से होगी, भेड़ आ गया तो दूसरी जाति का हो गया, भेड़ की जाति भेड़ के होगी, बकरी है तो बकरी हो जाएगी, वो जाति होगी। मानव है एक जाति का हो गया। तो इसी तरीके से अ की जाति का भी अ होगा। तो इसके बाद में समान स्वर आना चाहिए, समान जाति का। समान स्वर का मतलब अ के बाद में ये कंडीशन हो सकती है। देखो भाई, इनमें अ के बाद में आ सकता है, आ के बाद में आ सकता है, आ के बाद में आ सकता है, या आ के बाद में आ सकता है। कोई भी कंडीशन इधर उधर ले लो, मतलब जाति एक होनी चाहिए। अ पहले हो या बाद में हो, जाति एक होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी नहीं होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन होती है तो दोनों के मिलने के बाद में बराबर की कंडीशन के ऊपर, जैसे ई धन ई, छोटी ई और छोटी ई यदि आएगी तो भी अपन को क्या करना है? बड़ी आदेश करना है। करना किन के स्थान पर है? ये चीज लिखी है, इस पर ध्यान देना है। दोनों के स्थान पर करना है। दोनों का मतलब एक ये और एक ये, दोनों को पूरा डिलीट करोगे तो इसके स्थान पर नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इस ई के स्थान पर एक कर लो, गलत हो जाएगा। ये आपको करना है दोनों ई के स्थान पर एक बड़ा दीर्घ आदेश करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। परिभाषा में सबसे लास्ट में इसकी ट्रिक के हिसाब से परिभाषा लिखूंगा, जो आप लोग खुद कहोगे कि सर वाह क्या आपने परिभाषा लिखी। आसानी से मात्र 1 मिनट में सारी परिभाषा आपको याद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है। विस्तार पूर्वक पहले समझोगे तो ये आपको वो परिभाषा समझ में आएगी। जिंदगी भर आप लोग है जो संधि नहीं भूल पाओगे। अब सबसे पहले अपन यहां लेते हैं पुस्तक धन आलय। यहां मैं ले लेता हूं पुस्तक धन आलय। अब आपको पूरी दे रखी है, इधर एक और दे रखा है शब्द, इधर ए और दे रखा है। आपको क्या करना है? इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अपन को जो चीज संधि में चाहिए, अपन को उस चीज को ही ढूंढ के निकालना है। अपन को सिर्फ 2 वर्ण चाहिए। संधि की परिभाषा यही कहती है कि 2 वर्ण चाहिए। 2 वर्ण कौन से होते हैं? धनादेश से पहले वाले और धनादेश से बाद वाले। तो अपन को क्या करना है? धनादेश से पहले वाले वर्ण को ढूंढेंगे तो यहां पर क आ रहा है जो पूरा है, अर्थात इसमें अ मिला हुआ है, तो क धन अ, ऐसी कंडीशन होती है। फिर यहां पर अपन ये प्लस की कंडीशन लेते हैं और यहां आ मिला हुआ है। अब अपने पास क वर्ण हमारे निकटतम है ही नहीं, हमारे पास तो ये अनिकटतम है। अर्थात हम लोगों को क्या करना है? इस अ की तरफ ध्यान देना है कि हमारे निकटतम कौन सा है? अ है। तो हमारे पास ये अ और आ गए, और अ और जब आ आते हैं तो दोनों को देखो कि जाति कौन सी है। दोनों की एक ही जाति है, अ और आ एक ही जाति है। तो अपन दोनों को क्या करेंगे? यहां से पूरा डिलीट करेंगे इसको, और दोनों के स्थान पर जो बड़ी आदेश है, दीर्घ आदेश है, उस आदेश को यहां लिख देंगे आ। अब पीछे हमारे पास क्या बचा था? उ, च, त। यहां तक तो छेड़खानी कुछ की नहीं थी, इसमें भी नहीं की थी, ये हलंत था। फिर धन आदेश के बाद में हमारे पास बचा हुआ है ल और य। क्यों? क्योंकि अ को, आ को तो हम लोगों ने यहां पर डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया उसको, कि आ तो है ही नहीं। अब देखो इन दोनों को मिलाते हैं। आ इसमें मिलते ही पुस्तक बन गया, और फिर ल को यहां लिख देंगे ल य। ये पुस्तकालय। जब तक बच्चों आप इस तरीके से नहीं तोड़ पाओगे, जैसे मैंने अभी तोड़ के दिखाया था, तो संधि समझ में आना मुश्किल है। दीर्घ संधि है, सबसे आसान संधि है, तो समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में दिक्कत होगी। गुण, वृद्धि, यण, आयादि, पूर्व, पररूप, जस्त, चतुत्व,
रुत्व, बहुत सारी संधियां सब में दिक्कत आएगी। अब एग्जाम्पल में ज्यादा लिखूंगा नहीं, यहीं पर आपको तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूं, आप ध्यान देना। यहां पर देखो दैत्य धन अरि, अपन को क्या करना है, धनादेश से पहले वाला वर्ण लेना है। धनादेश से पहले वाले वर्ण में य के अंदर अ मिला हुआ है, देखना अ, और फिर धन के बाद में भी अ आया हुआ है, तोड़ दिया अपन लोगों ने। अब अ और अ दोनों को हटाएंगे, इनके स्थान पर आ आदेश हो जाता है। तो आ आदेश जो होता है, उस आ आदेश को अपन या में मिला देंगे, ये आ बन गया और दैत्यारी रूप बनता है। इस या के अंदर आ होते ही दैत्यारी रूप बन जाते हैं। विद्या धनार्थी, धनादेश से पहले आ आया हुआ है, उसके बाद में अ आया हुआ है। आ धन अ मिलकर के भी आ बनता है, और विद्यार्थी अर्थात दोनों के स्थान पर अपन को करना पड़ेगा। कपि धन ईश है, तो यहां पर ई आया हुआ है, छोटी ई है यहां पर, आगे बड़ी ई हुई है, छोटी और बड़ी मिलकर के क्या बनती है, बड़ी बनती है। और यहां पर कपि धन ईश में यह कपीश बड़ा होकर के कपीश बन गया। नदी धन ईश के अंदर भी वही कंडीशन है, बड़ी है यहां पर और यहां पर भी बड़ी है, बड़ी और बड़ी मिलकर के दोनों बराबर के बड़ी बनता है, और यहां पर नदीश हो गया। सु धन उक्ति में सु छोटा ऊ है, बाद में बड़ा ऊ है, और दोनों मिलकर के ये हो गया। अब देखो भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कौन सा खटका दब गया, ये वाला दब गया, इसमें से बाहर आते हैं। चलो इरेज क्लीन वाला, चलो ठीक है, अब हो गया। फिर ये देखो सुधन उक्ति है, सुक्ति, इसके अंदर सबसे पहले ऊ और बाद में भी ऊ, और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है और सुक्ति बन गई। फिर आगे देखो देवधन आशीष, अ यहां पर आया हुआ है, आ यहां पर आया हुआ है, यहां का अ और धन आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बनता है और देवाशीष हो जाता है। च धन अपि, च के अंदर अ आया हुआ है। भाई जब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे, और करना ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं, आपको मुश्किल से 1 2 दिन 10 दिन यदि इस तरीके से आप आती हो बोली आपको संधि, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो वो संधि परफेक्ट हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, पट्टा हो जाएगा आपका उस संधि के ऊपर। नहीं तो अस्तर होगी वो। मही धन ईश, अब यहां पर ई है, बड़ा ई है, धन बड़ी, बड़ा और बड़ी मिलकर के क्या बनता है, बड़ी बनता है, और ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, महिष बन जाएगा। लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मी में बड़ी है, और फिर यहां पर और ई है, ई और ई मिलकर के बड़ी बनता है और लक्ष्मीश्वर बन जाएगा। भानुधन उदय, ऊ है छोटा, यहां पर भी छोटा है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, भानुदय हो जाएगा। यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अपन को तो दीर्घ आदेश करना है, एक ही जाति के दोनों तरफ ढूंढ लो, एक ही जाति है तो उसका दीर्घ आदेश कर लो, लेकिन दोनों वर्णों के स्थान पर करना बहुत जरूरी है। यदि दोनों वर्णों के स्थान पर नहीं किया तो हमारा गलत हो जाएगा। ये वही दीर्घ संधि थी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के समस्या रहेगी कि सर हमारे समझ में नहीं आएगा दीर्घ संधि। यहां पर देख लो, अक सवर्ण दीर्घ, अक के स्थान पर उसी सवर्ण का यदि आ जाए तो उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। समान जाति के स्वर होने चाहिए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था, और समान जाति के यदि स्वर आता है तो वो अपना दीर्घ आदेश रूप ग्रहण कर लेता है। इन सब संधियों की मैं लास्ट में सिर्फ 3 लाइनों के अंदर आपको एक ट्रिक बना के दूंगा, जिसका जो रूल है वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, देखते रहना। और सबसे पहला काम एक करो भाई, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो भी आगे वीडियो है वो मिलते रहे। बेल आइकन है उस पर भी आप अंगूठा दबाते रहो। अब देखो स्वर संधि के अंदर हमारे पास आ गई है दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि। गुण संधि आद गुण वही महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन अपन लोग इसको सीधे समझ रहे हैं।
यदि अ या आ के बाद में धनादेश से पहले क्या होना चाहिए, अ और आ होना चाहिए। ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद में उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद में यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। ये परिभाषा आपको थोड़ी डिफिकल्ट भी लग रही होगी, बड़ी भी लग रही होगी, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। यह कह रहा है कि अ या आ के बाद में अर्थात धनादेश से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, यह धनादेश की कंडीशन हो गई हुई, उसमें होना चाहिए अपने पास अ या आ। बच्चों ध्यान से देख लेना, यह परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके ऑटोमेटिक बोल दोगे। देखो आ रहा है अ और आ होने चाहिए धनादेश से पहले, और उसके बाद में यह कह रहा है कि क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए या बड़ी ई होनी चाहिए। धनादेश से पहले अ और आ हो, फिर यह कह रहा है आगे उ होना चाहिए या बड़ा उ होना चाहिए, यह परिभाषा यहां की आ गई। उसके बाद में यह कह रहा है कि ऋषि वाला री हो, यह धनादेश से पहले की बात है और यह बाद की बात है। यह परिभाषा है, इतनी सारी 3-4 लाइनें उसने लिखी थी, मैंने आपको यहां समझा दी कि यदि अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए, उ या बड़ा उ आ जाए या री आ जाए, और एक और होता है ली, संस्कृत में एक और स्वर है जो ली है, तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल, ये देखो ए, ओ, अर और अल, ये आदेश हो जाते हैं। इनको थोड़ा ध्यान से देखना कि इसने भी एक वर्ड यूज लिया है, उस पर आप लोग ध्यान देना। दोनों के स्थान पर संधि याद करते समय बच्चे कई वर्ड खा जाते हैं, दोनों को ध्यान में नहीं रखते, बनाते समय भी दोनों को ध्यान में नहीं रखते। लेकिन सबसे पहला काम मैंने आपको यही बताया था कि आपको दोनों को ध्यान में रखना है। क्या करना है, दोनों को ध्यान में रखना है कि दोनों के स्थान पर। अब संधि कठिन लग रही है क्या, आंखें बंद करके आप बता दो कि अ के आ के बाद में ई या बड़ी आए तो ए हो जाता है, उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है, री आए तो अल हो जाता है। बस अभी तक तो इतना याद कर लो। कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो अपन एग्जाम्पल करेंगे तब तक। ये अभी तक संधि की परिभाषा है, वो याद कर लो कि अ और आ के बाद में यदि ई आ जाए, ऋषु या बड़ा तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है, री आए तो अल हो जाता है। इतना याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में अपन कैसे होता है वो अपन देखेंगे। यहां पर सबसे पहले इसने दे रखा है गण धन ईश, गण धन ईश। देखो धनादेश से पहले आ रखा है अ, यहां से अपन लोग यहां पर अ को निकाल करके यहां लिख देते हैं अ। और जो ध्यान से देखना कि दोनों वर्ण को कैसे निकालते हैं और कैसे वो वर्ण है जो अपना रूप परिवर्तन करते हैं। फिर इसके बाद में ई आया हुआ है, ये हमने लिख दिए। भूल जाओ पीछे। अब हमारे पास क्या था पीछे, ग और न भी कैसा अलंत था, और यहां पर क्या था, यहां स रह गया। इनको भूल जाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। अपन को इनसे मतलब है कि हमको संधि इनकी करनी है। अब जो मैंने रूल लिखा था उसकी तरफ देखो, कहां आया हुआ है अ या आ, ये आया हुआ अ या आ। उसके बाद में क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है ना, ये वाला ई। और परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है कि दोनों वर्णों के स्थान पर ए होना चाहिए। ये रहा हमारा ए। कोई है समस्या, सीधा का सीधा सारी चीजें लिखी हुई है। अब अपन आते हैं यहां पर, हमको क्या करना है, इन दोनों को हटा देना है। हटाने का मतलब यहां क्रॉस कर रहा हूं, खत्म हो गया ये, हम भूल गए। हमारे पास अ और ई कोई थे, भूल जाओ उसको। अब अपन को क्या करना है, इसकी जगह पर ए लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या आया नया,
मैंने इसको हटा रहा हूं, देखो इसको हटा दिया, यही चीज थी, यहां से ये भी हट रहा है और इधर से ण हलंत हो गया, ये हो गया। ये कंडीशन होती है हमारे पास। अब अपन को क्या करना है, इस ए को इसमें मिलाना है, तो क्या बनेगा, ग णे, ये बन गया और पीछे त, ये ऐसे, ये संधि बन गई गणेश। कोई समस्या हुई? लेकिन तोड़ना ऐसे ही पड़ेगा तो संधि समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको तोड़ के दिखाया है कि दोनों वर्णों को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक अपन लोग उन दोनों वर्णों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है, वो जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक संधि समझ में नहीं आएगी। यदि ये तोड़ना सीख गए तो संधि आसान है। फिर देखो महाधन ईश, ऐसा कैसा एक उदाहरण है, महाधन ईश। महाधन ईश में क्या है, पहले क्या आ रहा है, यहां देखो आ रहा है, आ रहा है ना, ये देखो आ गया, और धन में क्या आ रहा है, ई। आ और ई मिलकर के, यहां देखो आ और ई मिलकर के आदेश होता है, ए आदेश होता है। यहां पर देखो दोनों को मिला करके ए आदेश करना है और क्या बनेगा, महेश। क्या बनेगा, महेश। अब यहां पर बच्चे कहां गलती करते हैं वो मैं आपको यहां बता देता हूं कि दोनों के स्थान पर मैंने क्यों ज्यादा फोकस दिया। ये तो वर्ड रटे हुए हैं, चलो महाधन ईश। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको गुण संधि के अंदर ये पता है कि आ के बाद में ई यू आ जाए तो ई के स्थान पर ये आदेश हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, ये महा कर दिया और एस कर दिया, महा कर दिया और एस कर दिया, तो महा और ये एस की मात्रा पता नहीं कहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं या यहां लगाते हैं, वो बच्चों का खुद का जिस समय दिमाग काम करता है वो करते रहते हैं। इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, यहां कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि भाई दोनों को स्थान पर आदेश होना चाहिए। जब दोनों के स्थान पर होगा तो ये ह है जो हलंत हो जाएगा और यहां पर ए आदेश हो जाएगा। नरधनीश, यहां पर भी देखो अ आया हुआ है और यहां पर ई है, अधन ई मिलकर के क्या आदेश हो जाएगा, ए हो जाएगा और नरेश बन जाएगा। सूरधनीश, सुरेश बन जाएगा, मेरा नाम अधन। अब देखो अ, ए और ओ वर्णों के गुण वर्ण ये कहा जाता है। कुछ नहीं करना आप लोग, ये रूल बता रखा है मैंने, बस इसी को ध्यान रखो। ये जो बीच में लिख रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लता धन इव, यहां पर आ रहा है या ई आ रहा है, आ और ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, आ और ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, लते हो जाएगा। गंगा धन इति, आ और ई मिलकर के ए बन रहा है तो गंगेती हो जाएगा। इसी के और उदाहरण देखो, रूल वो मैंने लिखे थे वही थे, यहां पर भी और लिख के आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे क्या होंगे, ताकि आप लोग बाद में याद करते रहोगे। देखो बताए थे अ आना चाहिए पहले और आ आना चाहिए उसके बाद में ई, उ, री और री ये आने चाहिए। तो इनके स्थान पर ए, ओ, अर और अल यही आदेश होते हैं। क्योंकि अब ऊ के उदाहरण आ गए, देखो भाग्य धन उदय एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान देना। भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय। अब यहां पर देखो, यहां से अपन को क्या निकालना है, अ निकालना है, क्योंकि संधि जो है वो दो वर्णों की ही करनी है अपन को, बाकी कोई मतलब नहीं है बाकी वाले। यहां से अ को निकाल दिया, फिर धनादेश में ये ऊ आया हुआ है, ऊ को रखा, अ और ऊ मिलकर के ये ऊ को रखा, अ और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, अ ये ऊ दोनों मिलकर के ओ आदेश बनता है, ये हो गया ओ। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है और इसका ऊ का भी कोई मतलब नहीं है। नहीं भाग्य था ये, सॉरी एक मिनट, हाँ ये भाग्य में अ और ओ मिलकर के ओ। आप देखो
अब क्या बना, ये ओ आया, इस ओ को क्या करना है, य के ऊपर चढ़ा देना है, तो क्या बन जाएगा, बा ग यो द य। है कोई समस्या इसके अंदर? कुछ भी समस्या नहीं हुई। इसी तरीके से एक एक उदाहरण करेंगे, बाकी वाला आप एग्जाम्पल घर पे करते रहना, एक एक दो दो तीन तीन लेकिन जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ये आपके संधि सही होती जाएगी। जैसे यहां आया हुआ है यथा धन उचित, यथा धन उचित, ये रहा यथा धन उचित। यहां से आ को निकालो, फिर धनादेश में ऊ हो जाएगा, आ और ऊ मिलकर के ओ आदेश होता है, दोनों को यहां से डिलीट कर दो, हमारे पास आ गया ओ नया वर्ण, इस ओ को वापस यहां चढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा, यथो चित। ऊ वापस नहीं लिखना है क्योंकि ऊ और आ के स्थान पर हम लोगों ने नया वर्ण ले लिया था, तो क्या हो जाएगा, यथो चित। यह है आपके भाई गुण संधि। गुण संधि में और भी कई उदाहरण है, वो अपन देखेंगे अभी या बाद में देख लेना। लेकिन इस नियम को थोड़ा ध्यान में रखना, जो नियम मैंने लिख रखा है उस नियम को थोड़ा ध्यान में रखना, उस नियम के अकॉर्डिंग ही आपकी सारी की सारी संधियां होती रहेगी। गुण संधि में आपके कोई समस्या आएगी नहीं। अब अपन यण संधि के आते हैं। दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई। दीर्घ और गुण दोनों साथ में मैंने आपको इसलिए पढ़ाई क्योंकि इसमें दोनों वर्ण होते थे, दोनों वर्णों के स्थान पर अपन को नया आदेश करना था, इसीलिए दोनों साथ में पढ़ी, ताकि आप बाद में ध्यान दोगे कि भाई सर दोनों के स्थान पर क्या होता है, एक के स्थान पर क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने आपको दोनों संधियां एक साथ कंटिन्यू में ले ली। अब आती है यण संधि। यण संधि में वही है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है जब ई असमान स्वर आए, ई आदेश हो जाता है। उ और ऊ, री री तथा री के बाद में यदि को य, उ को व और री को र तथा री को ल आदेश हो जाता है। यहाँ देखो ये लू नहीं है, मिस प्रिंट होगी, यहाँ ली है, ली, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ली है, यहाँ पर भी क्या है, ली है। अब देखो इसका जो रूल है वो भी अपन थोड़ा आसान बना देते हैं। ये क्या कह रहा है, इक के स्थान पर, अब इक होते क्या है, धनादेश से पहले क्या होना चाहिए, इक। ये देखो यहां दे देता हूं, इक क्या है, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और ली। वो जो महेश्वर सूत्र थे उसमें इक का आगमन हो गया था, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इको यणची इसका सूत्र होता है, इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, कहां गया वो, ये रे देखो, इक के स्थान पर अर्थात ई से लेकर के क तक, ई से लेकर के क तक, ये हो गए ई से लेकर क तक, ई उ री और री चार ही वर्ण आ रहे हैं, उसके स्थान पर ये कह रहे हैं यण आदेश हो जाता है। इको यणची एक संस्कृत में सूत्र लगता है कि यदि ये वर्ण आए तो उसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण में ये देखो य, व, र और ल, बस इतना सा। ये महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग पूरी संधि चलती है, अपन है जो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। महेश्वर सूत्र भी मैं आपको साथ साथ में समझाता जा रहा हूं। अब ये रही देखो, उसके बाद में क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर। धनादेश से पहले इसने कहा ई आ जाना चाहिए, अ और आ तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि अ और आ आएगा तो दूसरी संध्या बीच में व्यवधान प्रकट करेगी, वो कहेगी नहीं हमारे भी ताता है, आप कैसे लेकर आगे। तो यण संधि के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी यण संधि तो ई से शुरू होगी, ई उ री और री, और धनादेश के बाद में यण संधि कह रही है कि हमारे तो कोई दूसरा स्वर डालेंगे नहीं, असमान स्वर, अब तो कोई संधि मैच नहीं करेगी। तब ये कह रहा है कि ई के स्थान पर, जो ई है इसके स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। ये सारे हलंत है, ध्यान से इसका नियम पढ़ लो, रूल पढ़ लो।
धनादेश से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, ई, ऊ, री और री ये वाले स्वर होने चाहिए। धनादेश के बाद में जो स्वर होना चाहिए वो असमान होना चाहिए। एक स्वर कोई गारंटी नहीं है कि कोई एक स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर ले लो। तो यण संधि कहती है कि मेरे य ई के स्थान पर य आदेश कर दो, ऊ के स्थान पर व कर दो, री के स्थान पर र कर दो, री के स्थान पर र कर दो, और इतनी ही मैं हूं। यानी क्या कहती है? इतनी ही हूं मैं, इसके अलावा कोई रूल नहीं है मेरा। परिभाषा पढ़ोगे समझ में आएगी, इस तरीके से तो वो पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगी। रूल मैंने बताया इस तरीके से देख लो कि ई, ऊ, री और री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई य में, ऊ व में, री र में, री ल में बदल जाता है। यही यण संधि है, यही यण संधि की परिभाषा है, इसके अलावा यण संधि नहीं है। वही बता रहा है, देखो इक के स्थान पर ई, ऊ, री, री ये हो गए यण आदेश हो जाता है। ये रहा यण आदेश। कब हो जाता है? जब कोई असमान स्वर आए, ये असमान स्वर आ गया, यही परिभाषा है। अब अपन इसमें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि अपन यदि संधि सॉल्व करते हैं तो संधि को तोड़ना आना चाहिए। संधि के जो वर्ण है उनको तोड़ना आना चाहिए। धनादेश से जो पहले वाले वर्ण और बाद वाले जो वर्ण है उनको देखना आना चाहिए। जब तक अपन उनको नहीं देखेंगे तब तक संधि समझ में नहीं आएगी। अब उन वर्णों के अंदर अपन कोई भी उदाहरण एक या दो करेंगे। जैसे यहां पर हो गया इति धन आदि, ध्यान से देखना बच्चों, यण संधि आ गई है। इति धन आदि। अब देखो धनादेश से पहले क्या आ रहा है? ये ई आ रहा है, छोटी ई आ गया धनादेश से पहले, फिर आ रहा है आदि। अपन को इन दो वर्णों का ध्यान रखना है। ई के बाद में अ आ गया, तो ई कहां आता है? इस संधि में आता है। बाद में क्या आया हुआ है? अ आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? असमान स्वर है अ। तो ई के बाद में यदि असमान स्वर है तो अपन को क्या करना है? इस ई के स्थान पर ही चेंजिंग करनी है। पहले जो हम लोगों ने जो दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ी थी उसमें दोनों वर्णों के स्थान पर चेंजिंग की थी, लेकिन यहां पर चेंजिंग दोनों के स्थान पर नहीं करनी है। अपन को सिर्फ एक वर्ण के स्थान पर चेंजिंग करनी है और वो है य। चलो इस य के अंदर अपन लोगों ने चेंज कर लिया। अब य क्या कहता है कि मेरे स्थान पर तो य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? य होना चाहिए, फिक्स है। अपन लोगों ने इस ई के स्थान पर य कर दिया, वो भी कैसा? हलंत। अब हमारे पास कंडीशन बचती है ये वाली, देखो पीछे ई को हटाया तो ई और त ये बचा था, फिर य और फिर आदि, यही बचा था। अब क्या करोगे? इस य को त के अंदर मिलाओगे तो क्या बना? ई आधा त और यही बना, और यह भी कैसा है? आधा। और जब आ इसमें मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा और दी बन जाएगा, इत्यादि। ये बन गया वर्ण इत्यादि। आया समझ में? ऐसे कैसे दूसरे भी जो वर्ण है वो देखो, अनुधन अय, इस ऊ को हटाओ, ऊ के स्थान पर क्या करोगे? व आदेश करोगे, वो हलंत। पीछे न इसके ऊपर आधा रह जाएगा, अ इसमें मिलते ही व पूरा हो जाएगा और यह बन जाएगा अन्वय। क्या बन जाएगा? अन्वय। अतिधन आचार, अतिधन आचार। ई को हटाओ, ये रहा ई, इसके स्थान पर यह आदेश कर दो, यह आदेश कर दिया। त पीछे जब त के अंदर से स्वर की मात्रा निकल गई ई, तो त आधा रह गया। फिर आ है, इसमें तो कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है, आ जैसा था वैसा यहां में चढ़ा दिया और र, तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। संधि इतनी कठिन है नहीं, यदि आप इस तरीके से करते जाओगे तो संधि आसानी से हो जाएगी। टूल थोड़े से आने चाहिए, नियम आने चाहिए। और कौन सा उदाहरण करते हैं? कोई भी उदाहरण कर लो। अति आचार वाला कर लिया, इति धन आदि वाला। इति धन आदि, देखो धनादेश से पहले कंडीशन क्या है? ई की आ रही है,
ई के स्थान पर संधि कह रही है यह होना चाहिए, ई के स्थान पर हम लोगों ने यह कर दिया, फिर त पीछे आधा रह गया, आ इसमें मिल गया, इत्यादि बन गया। यह थी यण संधि। यण संधि में ज्यादा कुछ नहीं था, आपको धनादेश से पहले की कंडीशन याद होनी चाहिए थी। धनादेश से पहले अ और आ होना नहीं चाहिए, उससे पहले ई, उ, री और री आदेश होने चाहिए, और धनादेश के बाद में कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। कोई भी विजातीय स्वर होगा तो ई अपने य में बदल जाएगा, उ व में बदल जाएगा, री र में बदल जाएगा और री ल में बदल जाएगा। दोनों की संधि करने के समय अपन लोगों को सिर्फ एक वर्ण का ध्यान रखना है, दोनों वर्णों के स्थान पर अपन को संधि नहीं करनी है। दोनों के स्थान पर सिर्फ दीर्घ और वर्दी में ही संधि हुई थी। अब आगे अपन लोग चलते हैं वर्दी संधि। वर्दी संधि क्या कहती है? दीर्घ का मतलब दीर्घ होता है, वर्दी का मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी हो गई। वर्दी और दीर्घ, दीर्घ ने अ, यू, री, ली यहां तक स्वर लिए थे, फिर वर्दी ने सोचा कि आगे वाले स्वर मैं ले लेता हूं। आगे वाले स्वर ए आई और ओ आउ थे। वर्दी संधि की परिभाषा देख लो, यदि अ और आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। इसी तरीके से अ या आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाते हैं। इसने भी एक वर्ड यूज लिया है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और वो वर्ड है दोनों के स्थान पर। वो वर्ड कौन सा है? दोनों के स्थान पर। वर्दी संधि ने भी कह दिया कि हम भी दो वर्ण होंगे तो दोनों को चेंज करेंगे, किसी को रूठने वाली कंडीशन में रखेंगे ही नहीं। तो दोनों वर्णों को वो खुश रख रहा है कि दोनों को खत्म करो, यदि रखना है तो दोनों को रखो, यदि गायब करना है तो दोनों को करो। तो वर्दी संधि में भी वही रूल होता है कि दोनों को हटाएंगे। इसकी जो परिभाषा है वो मैं थोड़ी सी लिख देता हूं, आपको ध्यान में रहे। ये कह रहा है कि धनादेश से पहले तो क्या होना चाहिए? अ और आ होना चाहिए। हमने पहले संधियां पढ़ी थी, धनादेश से पहले सारी संधियों में अ और आ रहा है, सिर्फ एक यण को छोड़ करके। दीर्घ संधि में अ आ रहा था, गुण में भी अ और आ रहा था, और अब आ गई वर्दी संधि तीसरी। भाई यही रूल होता है। बार बार मैं उसी चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि आपके याद में आ जाए, नोटिस रहे आपके कि संधिया में दोनों में तीनों में डिफरेंट क्या है, वो रूल कैसे आएगा, वो रूल कैसे, वो यही तरीका है याद करवाने का मेरा, और आपको आसानी से याद हो जाएगी। जब तक संधि लास्ट में आ जाएगी तब तक आप आसानी से, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे संधि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब देखो अ और आ के बाद में ये कह रहा है कंडीशन ए और ऐ की ले ली। भाई वर्दी संधि ने क्या सोचा कि जब अ, ई, उ, री, ली सारे के सारे संधियों ने अपने अपने हिसाब से अपने जो भी टीम मेंबर बना लिए, तो मैं क्या करूंगा कि पीछे ए आई बचे हैं, ओ उ बचे हैं, मैं इनको ले लेता हूं। और ये कह रहा है ओ और औ, बस। तो ये कह रहा है कि इनका वर्दी आदेश ये हो जाता है, इनका ये हो जाता है कि धनादेश से पहले यदि अ और आ हो, उसके बाद में ए या ऐ दोनों में से आए तो अपन को क्या करना है? ये वर्दी ये वाला कर देना है। अ और आ के बाद में यदि ओ और औ आए तो अपन को क्या कर देना है कि ये वाला आदेश कर देना है। तो बस ये बता रहा है ये। तो अब होता है क्या है, देखो सबसे पहला उदाहरण दे रहा है मम धन एव। क्या दे रहा है? मम धन एव। इसको अपन थोड़ा तोड़ेंगे, एक या दो उदाहरण को तोड़ के करेंगे ताकि बाद में सारे के सारे उदाहरण आप खुद है जो तोड़ के कर सको। मम धन एव, ये देखो भाई मम आ गया और फिर एव आ गया। धनादेश से पहले की कंडीशन क्या आ रही है? म आ रही है। म आ रही है मतलब म नहीं कहना अपन को। धनादेश से पहले जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है अ आ रही। क्या आ रही है? यहां अ आ रही है। धनादेश के बाद की जो कंडीशन आ रही है वो ए आ रही है। क्या आ रही है? ए आ रही है। ये ए ले लिया अपन लोगों ने। अ धन ए मिलकर के आदेश क्या बनता है? ऐ बनता है। मतलब इन दोनों को तो पूरा ही हटाना पड़ेगा, तो आदेश क्या बनेगा? ऐ बनेगा। जब ऐ आदेश बनता है तो अपन देखो इसको हटा दिया अपन लोगों ने, तो पीछे क्या बचा था? पीछे म और म ये हलंत बचा था।
फिर यहां अपन के पास क्या बचा है, वो बचा है, क्योंकि जो ए है वो तो हट चुका है, ये ए है जो हट चुका है। अब ए की कंडीशन हमारे पास आ चुकी है कि नया वर्ण हमारे पास अ और आ के बाद में ए आया तो आई आदेश हो गया। हम क्या करेंगे, इस आई को यहां चढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, म फिर म, यहां पर एक मात्रा चढ़ा दी और ये जब हटेगा तो एक और चढ़ गई और क्या बन गया, ममेव बन जाएगा। एक धन एकम, यहां पर भी देखो अ आया हुआ है, इस अ को निकाला, धन ए किया और ये दोनों मिलकर के क्या आदेश बना, आई आदेश बन गया और एक एकम बन गया। अद्यधन एव में भी अ निकाला, धन ए किया, दोनों को मिला करके आई आदेश बनना है और अद्यव बन जाएगा। तथा धन एव में भी आ, धन ए कर दिया, आ और ए मिलकर के आई आदेश बनता है और तथेव बन गया। जल्द धन ओद में भी यही होता है, नव धन ओषिध में भी यही होता है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे, करते जाओ, यदि कोई समस्या आती है तो मुझे बताते जाना। यहां पर जो इंस्टीट्यूट का जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को आप का जो बटन है वो दबा देना जरूर। उससे क्या है, इन फ्यूचर में जो भी वीडियो वगैरह डाउनलोड होते हैं संस्कृत से रिलेटेड, क्योंकि इसका आज हम सिर्फ स्वर संधि ही करेंगे इतना, और दूर से जो पार्ट के अंदर अपन व्यंजन और विसर्ग ले लेंगे वो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आज या कल 1 या 2 दिन में इसके अंदर अपलोड कर लेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, इसको बेल आइकन को भी दबा देना ताकि उसमें जब भी वीडियो डाला जाए तो आप तक सूचना पहुंच जाए। अब ये देखो वर्धी संधि हो गई। वर्धी संधि के बाद में अपन लोगों के पास संधि आती है अयादि संधि। अयादि संधि में जैसे नाम से ही पता चल रहा है अयादि, इसमें एचओ आयाव संस्कृत का सूत्र है। संस्कृत के सूत्र महेश सूत्र मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अय आयाव अर्थात एच के स्थान पर अय आय अव आव आदेश हो जाता है। यहां पर रूल दे रखा है, जब ए और आई के बाद में ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो ए को अय, आई को आय, ओ को औ और औ को आव आदेश हो जाता है। परिभाषा याद करनी है तो जो बता रहा हूं उस तरीके से याद करो, लिखो, रफ कॉपी हमेशा निकाल के रखा करो। कोई भी परिभाषा होती है उसको तोड़ो, लिखो, उसको आसानी से याद हो जाएगी। कैसे भी कठिन से कठिन जो भी परिभाषा है वो याद हो जाएगी। ये कह रहा है कि धनादेश से पहले क्या होना चाहिए, ये धनादेश हो गया। इससे पहले ये कह रहा है ए होना चाहिए, आई होना चाहिए, ओ होना चाहिए, औ होना चाहिए। याद रह जाएगी ये लाइन, ए आई ओ औ, बस इतना से याद। उसके बाद में असमान स्वर, असमान स्वर, तो बराबर में जो होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, ए के स्थान पर अय आदेश, कुछ नहीं ऐसे याद कर लो, अय, आय, अव, आव। अय, आय, अव और आव, ये आदेश हो जाएगा। पूर्व वाले जो वर्ण होते हैं, धनादेश से जो पूर्व वाले वर्ण होते हैं उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो गए, क्रमशः भी लगाना पड़ेगा अपन को परिभाषा में। क्रमशः अय, आय, अव, आव आदेश हो जाता है। याद करने का ये तरीका, अय, आय, अव, आव, बस इतना सा। अब परिभाषा और विस्तारित रूप से ले लो, ए, आई, ओ, औ, ये धनादेश से पहले हैं। उसके बाद में असमान स्वर, तो ए के स्थान पर अय आदेश। ध्यान रखना दोनों के स्थान पर आदेश नहीं होगा, ये आई के स्थान पर औ, आय, ओ के स्थान पर औ, औ के स्थान पर आव आदेश, बस इतनी सी
अयादी संधि है, इससे ज्यादा संधि है ही नहीं। सबसे आसान संधि ही अयादी है। सबसे पहला उदाहरण अपन लेते हैं, ने धन अनम। तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना नहीं सीखोगे तो कैसी भी आसान संधि है वो हार्ड हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यदि तोड़ना सीख लिया तो कैसा भी कठिन वर्ड आ जाए, कठिन शब्द आ जाए, आप उसको तोड़ करके आसान बना सकते हो। संधि के अकॉर्डिंग वो आपके सही हो जाएगा। अब देखो, धनादेश से पहले ए आ रहा है, ये ए अपन लोगों ने उठा लिया, पीछे क्या बचा, न हलंत रह गया, पीछे यही कंडीशन रह गई। उसके बाद में आ रहा है अ न म। अपन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या आ रहा है, अनम आ रहा है, पनम आ रहा है, कोई मतलब नहीं। अपन को तो सिर्फ दो वर्ण ढूंढने हैं। अब ये ए की जो ध्वनि है, इस ए के स्थान पर आदेश क्या होता है, ये रहा ए, आदेश हो गया अय। क्या हो गया, अय आदेश। क्योंकि ए के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर आदेश अय आदेश होता है। तो अपन को क्या करना है, ए को तो हटा देना है और अय आदेश कर देना है। अब देखो, ये ए जब हट गया, ए को हटा देते हैं। जब ए हट गया तो अपन के पास क्या बचा, अय बचा। ये अ इसमें मिलेगा तो न पूरा बन गया, और ये अ इसमें मिलेगा तो यह पूरा बन गया, और नयनम बन गया। बहुत आसान है भाई, इससे आसान कोई संधि है नहीं। अयादी संधि के जितनी कोई आसान दूसरी संधि नहीं है। अब देखो, नई धन अक, ये लिख रखा है नई धन अक। यहां पर देखो, धनादेश से पहले ऐ की ध्वनि आ रही है, तो ये ऐ ऐसा होता है। इस ऐ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ऐ के स्थान पर अपन को आदेश करना है आय। क्या करना है, आय आदेश करना है। क्योंकि ए, आई, ओ और औ, ये तो हमारा नियम था। उसमें ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो यहां पर आय आदेश कर दिया। फिर अपन लोगों ने इस ए को तो यहां से हटा नहीं, क्योंकि ए के स्थान पर अपन लोगों ने नया जो भी है वर्ण ले लिया, आय होता है। अब इस पीछे कंडीशन बची न, आय और क, अक। अब आ इसमें न में मिल जाएगा तो क्या बन गया, ना। यह के अंदर अ मिल गया तो य और क, नायक। यह अयादी संधि के अंतर्गत आता है भाई। ऐसे कैसे सारे के सारे आप उदाहरण कर सकते हो अयादी संधि के अंदर जितनी भी आते हैं। इसके बाद में हम दूसरी संधि लेंगे इसके आगे, जिनके उदाहरण बहुत कम तो आते हैं, लेकिन अपने यदि कोर्स में है तो अपन लोगों को वो पढ़नी पड़ेगी। नाम संधि का पूर्व रूप है। नाम का शाब्दिक अर्थ भी वही होना चाहिए। संधि करते समय भी इस वर्ड का ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसा संधि ने कहा था वैसा ही आदेश करना पड़ेगा। पूर्व संधि एंग पदांतति, पूर्व संधि को अयादी संधि का अपवाद कहा जाता है। अयादी संधि हम लोगों ने अभी की थी, उसमें क्या था, ए आई ओ औ के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो इसके स्थान पर अयादी आदेश हो जाता है, अय आय अव और आव आदेश हो जाता है। पूर्व संधि क्या कहती है कि अयादी का अपवाद है। पद के अंत में स्थित एक ओ के बाद यदि ऋस्व अ आ जाए तो ए और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए आदेश तथा ओ दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। अर्थात ए और ओ के पश्चात आने वाला जो अ होता है वो विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, अंकित किया जाता है। जैसे हरे धन अत्र, हरे अत्र होना चाहिए परंतु ए में समा गया है, रूप बना हरे अत्र। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण कभी भी नहीं होता है। अब ये इसने जो भी दे रखी है संधि, परिभाषा दे दी है पूर्व संधि की, फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। हर कोई समझाएगा भी नहीं कि ये संधि कैसे है। अब आप लोग को बता देता हूं कि इसने कहा कि अयादी का अपवाद है, मैं भी बता देता हूं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये अयादी है, ये पूर्व संधि है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप उस चीज को ध्यान में रखना, आपके कभी ये संधि गलत नहीं होगी।
ते धन अपि, देखो ते धन अपि, ये हो गया ते धन अपि। अब आप लोगों को ये पता होगा कि ते धन अपि, यहां पर ए आ रहा है, उसके बाद में अ आ गया, तो ये तो सर आप हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, ये तो अयादी संधि ही है, यही कहोगे आप? या हर कोई बच्चा यही कहेगा सर ये तो बेवकूफ बना रहे हो आप, हम ही मिले थे आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो आप लोगों का भी कहना सही है, ये तो एक बेवकूफी की तरह ही हो रहा है कि अयादी संधि में बता रहा हूं ए के बाद में आ रहा है तो उसका अयादेश करोगे, और यहां पर कह रहा हूं यहां पर अय नहीं करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन थोड़ा ध्यान दो, आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या ये सही है। शब्द रूप कभी पढ़े होंगे आप लोगों ने, धातु रूप पढ़े होंगे, तो शब्द रूप जितने भी होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द रूप, उनका जब कोई भी एक ही ध्वनि का वर्ण आ जाए, ओ की ध्वनि का वर्ण आ जाए, वहां पर पूर्व रूप संधि करनी है। बाकी जगह सब जगह क्या करोगे? अयादी संधि ही करोगे। जैसे ते शब्द है, संस्कृत के अंदर ते शब्द आता है, त तौ ते आता है, तम तौ तान तैन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तभी, तो वो संस्कृत के अंदर ते एक शब्द बने गया। उसके बाद में अब देखो अपन पूर्व रूप संधि के अंदर करते हैं, अयादी संधि और पूर्व रूप संधि के अंदर भेद बता दिया। कैसे पहचानोगे कि जो शब्द का शब्द है उसके अंदर यह विभक्ति का जो शब्द आया हुआ है एक ही मात्रा वाला, उसमें आपको पूर्व रूप संधि करनी है। कैसे करनी है कि ए के बाद में यदि अ आ जाता है, उस अ का अवग्रह बनाना है, पूर्व रूप का मतलब अवग्रह बनाना है। जैसे ते धन अपि, यहां पर ए और अ आ रहा है, तो यहां पर ते को तो छेड़ना ही नहीं अपन लोगों को, क्योंकि तो शब्द का रूप है, इसमें क्या चेंज करेंगे, तो ते को तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। उसके बाद में जो अ आ रहा है, इस अ का ऐसे करके ऐसे बना देना है। एस बनाते हैं, एस थोड़ा गोलाकार होता है, अपन को ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करके फिर एस बना देना है। ये होता है अवग्रह। क्या होता है? इसे अवग्रह कहते हैं। इसका उच्चारण अ ही होता है। क्या होता है? अ ही होता है। उच्चारण करते समय इसको अपन ऐसे नहीं ते सपी ऐसे नहीं बोलेंगे, ते अपी ही बोलेंगे। तो पूर्व संधि के अंदर ये डिफरेंट है भाई, अयादी संधि और पूर्व संधि के अंदर ये डिफरेंट है। वो आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई शब्द जो विभक्ति का यदि कोई शब्द आता है जिसमें यदि ए और ओ की मात्रा आती है, तो वहां पर आपको पूर्व संधि करनी है, बाकी अयादी संधि ही होती है। जैसे वृक्षे धन अपि, ये वृक्षे, वृक्षे क्या है? विभक्ति का शब्द है, धन अपि हो गया। आपको क्या करना है? ये विभक्ति का वर्ड है, तो आपको क्या करना है कि इस ए के अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, और जो अ है इसको आपको अवग्रह बना देना है। और क्या बन जाएगा? वृक्षे अपि, ये ऐसे बना देना है, वृक्षे अपि बन जाएगा। गोपाल धन अम, गोपालो हम हो जाएगा। विष्णु धन अव, विष्णु अव हो जाएगा। कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है पूर्व संधि में, सिर्फ आपको ध्यान रहना चाहिए जैसे राम रामे रामो होता है, उसी तरीके से यहां पर क्या है, ये वर्ड आएगा, विभक्ति का वर्ड होना चाहिए। अब इसके बाद में एक संधि है पररूप संधि। पूर्व संधि, पररूप संधि ये बाद में बनी हुई संधियां है, लेकिन इनके नाम में ही संधि का पूरा अर्थ है। इनकी परिभाषा उन्हीं के नाम के अंदर समाहित है। यदि आप लोग यदि थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसी के नाम के अंदर परिभाषा, उदाहरण वगैरह सब मिल जाते हैं। अब ये संधि क्या कहती है? पररूप संधि। कहां गई पररूप संधि? पूर्व, चलो पररूप संधि अपने हट गई, मैं आपको ऐसी समझा देता हूं पररूप संधि को। पररूप संधि में पुस्तक से युक्त होना चाहिए, और आगे वाला जो आदेश है वो पर आदेश, मतलब पर के अकॉर्डिंग होता है कि आगे वाली संधि के अकॉर्डिंग उसका पररूप आदेश हो जाता है। नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो आपको अपलोड करके भेज दिया जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब करके बेल जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आज या कल मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, आपके ध्यान में रहे।
आपको सूचना मिल जाएगी। आगे वाला जो वीडियो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का, वो आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेगा। जय हिंद।